नमस्कार दोस्तों हम लोग जो है कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के विगत वर्षों के सवालों को देख रहे हैं। और हम लोग जो है कि इस समय पर्यावरण खंड के वन एवं वन्यजीव टॉपिक के तहत आज आए हुए सवालों को देखेंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आप सबके सामने जो पहला सवाल है वो है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका? तो दोस्तों इसका सही जवाब है एशिया। क्योंकि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं और यह साधारणतया जो है कि भारत, म्यांमार, थाईलैंड तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में उगने वाले चौड़े वृक्ष पत्ती वाले जो है कि पर्णपाती वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन वो होते हैं दोस्तों जो कि पर्णपाती वृक्ष ऐसे वृक्ष होते हैं जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। चलिए अब आप सबके सामने दूसरा सवाल है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, शीतोष्ण आर्द्र वन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम में पादपों की सर्वाधिक प्रजातियां स्पीसीज जो है कि पाई जाती हैं। यद्यपि इस बायोम के सभी क्षेत्र में पौधों का जीवन रूप तथा उसकी संरचना में समता पाई जाती है, परंतु उनके पादप प्रजातियों के संगठन में पर्याप्त विषमता मिलती है। यह बायोम पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं प्रदान करता है, क्योंकि इसमें जो है कि वर्ष भर उच्च वर्षा और तापमान होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? कुंडापुर, होन्नावर, मालपे या कोरिंगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब कोरिंगा। कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र जो है कि गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। यह आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के समीप स्थित है। यह भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र भी है। अब अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का समवर्ग नहीं है? तो ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन, ग्राम वन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार जो है कि वनों को निम्न रूपों में वर्गीकृत किया गया है, जो वो हैं जिनमें से पहला है संरक्षित वन, दूसरा है राष्ट्रीय वन, तीसरा है ग्राम वन, चौथा है वृक्ष भूमि। तो इसमें जो है कि दोस्तों जो है कि इन चारों प्रकारों में राष्ट्रीय उद्यान नहीं आता, तो इस वजह से राष्ट्रीय उद्यान नहीं होगा। अब अगला सवाल है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से जो है कि आच्छादित है? तो दोस्तों इसमें 2015 के अनुसार पूछा, जबकि लेटेस्ट और विकल्प दिया है 22.48, 23% या 24.16% या 24.48%। तो दोस्तों 2015 के आंकड़े के अनुसार पूछा है, जबकि ISFR की जो रिपोर्ट होती है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होती है, यह हर 2 वर्ष पर प्रकाशित होती है, लेकिन 2021 के बाद अभी तक जबकि 2023 में लास्ट तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आई है। तो 2021 की ही रिपोर्ट अभी तक चल रही है। तो भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में जो है कि कुल वनावरण है जो वो है 21.71%, जबकि कुल वनावरण एवं वृक्षावरण जो जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि वृक्षावरण 3 दशमलव समथिंग है, तो वनावरण और वृक्षावरण दोनों को जोड़ेंगे तो वो हो जाता है 24.62%। तो आज के हिसाब से अगर ये सवाल बनेगा तो 24.62% अगर विकल्प में रहेगा तो उसको आप लोग मारिएगा। और 2015 के अनुसार कितना था याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर तुलना भी करके पूछेगा तो 2019 से पूछेगा। अब देखिए अगला सवाल है आप सबके सामने कि भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? देखिए प्रतिशत के हिसाब से दोस्तों पूछा है, इसमें दिया है विकल्प मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मिजोरम, क्योंकि 2021 के भी रिपोर्ट के अनुसार जो है कि सर्वाधिक अगर क्षेत्रफल वाला कोई राज्य है जो वनों से ढका हुआ है तो उसमें है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, जिसमें मिजोरम जो दोस्तों जो है मिजोरम में सबसे ज़्यादा है कि मिजोरम में 84.53% जो है कि वहाँ का वनों से ढका हुआ है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर है कोई तो वो है मेघालय। मेघालय दोस्तों 76 दिए हुए विकल्प के अनुसार, वैसे तो अरुणाचल प्रदेश है लेकिन इन दिए हुए विकल्पों में से मेघालय है। तो वैसे बस आप इतना याद रखिएगा कि प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा अगर जो वनावरण वाला राज्य है तो वो है आपका मिजोरम, और सेकंड नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, लेकिन वो विकल्प में नहीं दिया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? विजयवाड़ा, चंडीगढ़, शिलांग, वालपराई। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, वालपराई। वालपराई नगर जो है कि तमिलनाडु राज्य में
स्थित है। यह प्रश्नगत विकल्पों में से जो है कि वृक्षारोपण की दृष्टि से विशिष्टता रखने वाला भारत का नगर है। अब देखिए दोस्तों, अगर ऐसे सवाल बनेंगे तो कहाँ से सही होंगे। तो इस तरह से ये सवाल जो है कि रेयर एंड रेयरेस्ट कंडीशन में अगर रिपीट करें तभी सही हो पाएंगे, अगर अदरवाइज आप कितना भी, हम भी कितना भी पढ़ लें, ऐसे सवाल सही होने वाले नहीं हैं। अब देखिए अगला सवाल है कि 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह, 10 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 5 वर्ष, क्योंकि वर्ष 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय जो 20 वर्ष था उसको घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। अब अगला सवाल है दोस्तों कि राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे। नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनें। पहला है कि पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, दूसरा है सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, तीसरा है देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना, और चौथा है कि वन प्रबंधन में जन सामूहिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है पहला और चौथा विकल्प, मतलब ऑप्शन सी हमारा जो सही है इसमें दिया है। मतलब पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना ये राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य थे, और चौथे नंबर का जो है वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहन करना। तो इस तरह से जो है कि दोस्तों हमारा ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा। देखिए पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना तथा वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना यह राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य में शामिल है, जबकि सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना और देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना इस नीति के तहत जो है कि राजनीतियों में शामिल है। वो सब इस नीति की राजनीति हैं, रणनीति हैं, उसने इस मतलब कि इसके राष्ट्रीय वन नीति की रणनीतियां हैं, लेकिन मुख्य इसमें पूछा है कि मुख्य उद्देश्य, तो मुख्य उद्देश्य में पहला और चौथा ही है, बाकी वो भी उसकी नीतियां हैं। अब अगला है दोस्तों कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, मिजोरम में। तो दोस्तों इसका रिपीट कर चुका है सवाल इस तरह का, तो आप याद रखिएगा मिजोरम में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। देखिए दिए गए विकल्पों में जो है कि प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में 84.53% जो है कि वनावरण और वनावरण मिलता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों दूसरे नंबर पे, जहाँ पे 79.33% जो है कि वनावरण है। उसके बाद है नागालैंड दिए हुए विकल्पों में, नागालैंड है जहाँ पे 73.90% है। फिर त्रिपुरा है जहाँ पे 73.64% वनावरण है। अब अगला सवाल है दोस्तों कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है। 2017 के अनुसार पूछा है दोस्तों, तो हमें बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इतना आपसे कहेंगे कि 2021 का है, आप याद रखिएगा। 2021 के अनुसार जो है कि वो वनाच्छादित है, जो वनाच्छादित परसेंटेज है वो है 21.71%। हमारे देश का जो है कि टोटल क्षेत्रफल का वनाच्छादित है, और बाकी वनाच्छादित और वृक्षादित दोनों मिला करके जब पूछेगा तो वो 24.62% आप लोग मारिएगा। ये दो डेटा बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए वृक्षावरण का 3 दशमलव समथिंग है, वो हमें याद नहीं आ रहा है, अभी कहीं मिलेगा तो हम ज़रूर बता देंगे। और वृक्षावरण का वनावरण का ये वनाच्छादित का जो है वो है 21.71%, और दोनों का मिला करके मतलब वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिला करके जो है वो 24.62%। तो ये 2-3 डेटा आप याद रखिएगा। अब अगला सवाल है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए ये जस्ट पहले वाला है, तो ये पूछ सकता है, वो रिपीट भी कर सकता है, क्योंकि ये देखिए आर के 2021 के प्री में पूछा है। तो इसका दोस्तों सही जवाब है नागालैंड। देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 एवं 21 दोनों के अनुसार जो है कि दिए हुए विकल्पों राज्यों में जो है कि जनजातीय जिलों की जो संख्या है वो नागालैंड में सबसे ज़्यादा है। नागालैंड में दिए हुए विकल्पों में से नागालैंड में जो है कि जनजातीय जिलों की संख्या है 11, और मेघालय में है 7, उसके बाद मिजोरम में है 8, फिर मणिपुर में है 9। अब अगला सवाल है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वनाच्छादित है। 7, 13, 17। देखिए किस रिपोर्ट का पूछा, 21 का, तो दोस्तों ये रिपीट कर सकता है ये क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छा है कि कितने राज्य ऐसे हैं भारत में जिनका जो है कि 33% से अधिक क्षेत्रफल जो है कि वनावरण या वृक्षावरण से मतलब ढका हुआ है। 7 राज्य ऐसे हैं, 13 हैं या 17 हैं या 23 हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 17, क्योंकि देखिए 13 जनवरी 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 17वीं वन स्थित रिपोर्ट जो है वो 2021 वाली, ये भी याद रखिएगा आप लोग, 2021 वाली जो ISFR रिपोर्ट है वो नंबर के हिसाब से 17वीं है।
तो केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल जो है कि वनाच्छादित होना चाहिए। तो इसमें जो है कि आपका विकल्प सी है, मतलब 17 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो है कि 17वीं भारत वन स्थित रिपोर्ट भी है और 17 ऐसे राज्य भी हैं। देखिए दोनों बिल्कुल मैच कर रहा है। 17 ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पर जो है कि 33% से अधिक उन राज्यों में जो है कि वनावरण है। अब दोस्तों जो सवाल है वो है जैव अभ्यारण्य और जैवमंडल नामक टॉपिक से है कि पहला इसमें से है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान से वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कार्बेट टाइगर रिजर्व और रणथंभौर टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, क्योंकि प्रश्नकाल में जो है कि कर्नाटक स्थित बांदीपुर टाइगर रिजर्व के वन्य जीव प्रबंधन हेतु मानव रहित विमान का उपयोग करना जो है कि प्रारंभ कर दिया था। अब अगला सवाल है दोस्तों कि धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि धूपगढ़ चोटी जो है यह मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है और यह जो है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पंचमढ़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों वो है 1352 मीटर। अगला सवाल है कि यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को जो है कि विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? 2016 में पूछा तो उस समय करंट की ये बात रही होगी। तो इसका दोस्तों सही जवाब है कंचनजंगा या जो खांगचेंगजोंग राष्ट्रीय उद्यान है उसको जो है कि 2016 के इर्द गिर्द जो है राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया गया था यूनेस्को के द्वारा। तो उस समय का था है, तो करंट ओरिएंटेड बात रहेगी तो इस पर ज़्यादा चर्चा करना उचित है नहीं। अब देखिए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और एक तरफ है, दूसरी तरफ जो है कि राज्य है। अब देखिए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, नोकरेक, कोल्ड डेजर्ट। तो दोस्तों इसका हम आपको बता दे रहे हैं, सिमलीपाल जो है ये आपका उड़ीसा में है, दिहांग दिबांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, नोकरेक जो है वो मेघालय में है और शीत मरुस्थल या कोल्ड डेजर्ट जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो इस हिसाब से दोस्तों जब हम कूट मैच कराएंगे तो हमारा कूट जो है कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है कि मैच कर हो जाएगा, तो आप लोग मैच करा लीजिएगा। अब अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है पश्चिम बिहार, दूसरी तरफ है स्थान। समस्तपुर का दिया है, समस्तपुर के सामने रायबरेली है, नवाबगंज के सामने इलाहाबाद है, बखीरा के सामने संत कबीर नगर है, सांडी के सामने हरदोई है। तो दोस्तों नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में, जबकि यहाँ पे दिया है इलाहाबाद। तो इस तरह से यही मिसमैच है, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुगामल राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। बाकी और लोगों का जान जाइए। अंसी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो है ये कर्नाटक में है और बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है और गुगामल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो महाराष्ट्र में है। देखिए अगला है कि ये भी सूचियों का मैच कराएंगे दिया, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दूसरी तरफ राज्य। इनतानकी के सामने झारखंड दिया है, बेतला के सामने तमिलनाडु और सिरोही के सामने नागालैंड और बूंदी के सामने मणिपुर दिया है दोस्तों। तो इसका जो है कि मैच कराना है तो हम आपको बता दे रहे हैं जो इनतानकी दोस्तों नागालैंड में है और बेतला जो है ये झारखंड में, सिरोही जो है ये मणिपुर में है, बूंदी जो है कि तमिलनाडु में है। तो इस हिसाब से जब हम कूट मैच कराएंगे दोस्तों तो हमारा ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा, आप लोग मैच करा लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सबसे बाद के कालक्रमान मतलब पहले से सबसे बाद के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे ये दिए गए कूट से सही उत्तर जो है कि चुनिए। तो दोस्तों इसमें दिया है कि मतलब कौन सबसे पहले स्थापित हुआ और कौन सबसे बाद में। तो सबसे पहले से सबसे बाद तक का ऑर्डर लगाना है। पहला है साइलेंट वैली, दूसरा जिम कार्बेट, तीसरा काजीरंगा, चौथा है जो है कि कान्हा। तो दोस्तों अगर इसमें से एक भी विकल्प जिसको अगर पता रहता, जिम कार्बेट इतना पता रहता कि जिम कार्बेट भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, तो इस हिसाब से भी सही हो जाता है, क्योंकि देखिए 2 से अगर शुरुआत कोई हो रहा है विकल्प तो वो केवल मात्र ऑप्शन डी हो रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1936 में और कान्हा टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई थी 1955 में और काजीरंगा की जो है ये हुई थी 1974 में और साइलेंट वैली की 1984 में। तो दोस्तों इस तरह के सवाल अगर रिपीट करें, मान लीजिए जिम कार्बेट की जगह कोई और डाल दे तो आप लोग इनको याद रखिएगा। बाकी और अगर वो भी अगर याद रहा तो ठीक है, अदरवाइज़ कम से कम अगर 3 याद रहेंगे तो आपको जो है कि ऑप्शन सेलेक्ट करने में आसानी होगी। तो एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, देखिए जिम कार्बेट का 1936 है, कान्हा का 1955 है, काजीरंगा का 1974 है और साइलेंट वैली का है 1984 स्थापना। अब अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से सही है या हैं?
राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। वन्यजीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प है वो है कि दोनों सही हैं। देखिए, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की जो सर्वाधिक संख्या है वो मध्य प्रदेश में है, जिनकी संख्या है 11, और जबकि वन्यजीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या जो है वो है अंडमान निकोबार में, जिनकी संख्या 96। मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे कि वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में भारत के, तो अंडमान निकोबार में है, और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस में है, तो वो है 11 में। वो है 11 जो कि मध्य प्रदेश में है, और 96 जो है कि ये आपके वन्यजीव अभ्यारण्य 96 है नंबर में, वो है आपके अंडमान निकोबार में। अब अगला सवाल है दोस्तों कि भारत का ओसेनिक नेशनल पार्क स्थित है। सुंदरबन, चिल्का झील, निकोबार आइसलैंड, कच्छ। तो इसका सही जवाब है कच्छ। दिए गए विकल्पों में से जो है कि भारत का ओसेनिक नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी गुजरात में अवस्थित है। अब अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुगरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अमनगढ़, क्योंकि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है, जिसे कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड का बफर क्षेत्र भी कहते हैं, यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित बाघ अभ्यारण्य है। और शेष जो है कि जो बांधवगढ़ दिया है और कान्हा दिया और संजय दुगरी, ये सब जो है कि मध्य प्रदेश में है। तो देखिए, मेंस का है 2021 का, तो सबसे ज़रूरी हमारे लिए यही समझ में आ रहा है कि जो मध्य प्रदेश के 11 हैं उनका नाम हमें जो है कि पता होना चाहिए। और यूपी का अगर स्पेशल भी हमें नाम पता रहेगा, यूपी स्पेशल पढ़ते हुए, तो अमनगढ़ हम जान जाएंगे। अमनगढ़ तो जो है कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में, तो ये एमपी में नहीं हो सकता। अब अगला दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, जो कि उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों से संबंधित है, तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। सूची 1 में है नवाबगंज पक्षी विहार, फिर है ओखला पक्षी विहार, फिर है समस्तपुर पक्षी विहार, फिर पार्वती अरंगा पक्षी विहार, और सूची 2 में है गोंडा, उन्नाव, गाजियाबाद, रायबरेली। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये आपका जो नवाबगंज जिसे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार भी कहा जाता है, ये उन्नाव में है। और ओखला पक्षी विहार जो है ये गौतम बुद्ध नगर में है। तो बी का आप जो है कि गौतम बुद्ध नगर, देखिए यहाँ पे गाजियाबाद दिया है, जबकि गौतम बुद्ध नगर अगर दिया रहता तो वो होता है। इस तरह से ये ऑप्शन जो है कि ये क्वेश्चन जो है कि चेकिंग के बाहर हो जाएगा, मतलब कि ये गलत मान लिया जाएगा, इसमें कोई भी मैचअप नहीं होगा। समस्तपुर पक्षी विहार जो है कि यह रायबरेली में है, और पार्वती अरंगा जो है गोंडा में है। तो जानकारी के लिए आप जानते रहिए, नवाबगंज पक्षी विहार जो है ये उन्नाव में है, जिसे कि अब शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। और ओखला पक्षी विहार जो है दोस्तों ये गौतम बुद्ध नगर में है, और समस्तपुर गौतम बुद्ध नगर जिसे नोएडा भी कहा जाता है, और समस्तपुर पक्षी विहार जो है यह रायबरेली में है, और पार्वती अरंगा पक्षी विहार जो है ये गोंडा में है। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका कोई भी विकल्प मैच नहीं करेगा, क्योंकि गाजियाबाद की जगह अगर ये रहता तो किसी विकल्प पे हम विचार कर सकते थे। अब चलिए आगे जो है कि अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी किस जनपद में है, वह जनपद है अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। तो ये उत्तराखंड स्पेशल का है दोस्तों, वैसे आप जान जाइए इसका पिथौरागढ़ सही है, तो इसकी व्याख्या आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको उत्तराखंड का एग्ज़ाम नहीं देना है। अब अगला है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब देखिए, पहला है कि 1991 में शुरू किया गया इसे प्रोजेक्ट एलिफेंट को, तो दोस्तों सही बात है, 1992 में इसे शुरू किया गया था। 91-92 दिया है, ये तो सही है। यह जो है कि मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है, ये भी सही है दोस्तों। यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है, तो ये सही नहीं है, मतलब ऑप्शन सी ही इसमें सही होगा, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। वह जंगली हाथियों के साथ साथ पालतू जो हाथियाँ थी उनके लिए भी यह अधिनियम जो है कि लागू था। इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत जो है कि माना जाता, तो यह बात सही है। तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जो हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी यह 1992 में हुई थी, और यह केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके तहत जो उद्देश्य स्थापित किए गए थे इसके बनाने का, वो ये था कि हाथियों और उनके आवास और गलियारों की जो है कि रक्षा करना, और मानव पशु विरोध की समस्याओं को हल करना, और पालतू हाथियों का जो है कि कल्याण करना। तो इसमें दिया है कि यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित था, तो ऐसी बात नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए जो सवाल हैं वो है वैकल्पिक ऊर्जा नामक टॉपिक से। तो इससे संबंधित जो पहला सवाल है वो है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। डीजल, कोयला, हाइड्रोजन और मिट्टी का तेल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है हाइड्रोजन, क्योंकि जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है, और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा जो है कि उन्मुक्त होती है, और अपने उच्च ऊर्जा प्रदायक मान के कारण हाइड्रोजन जो है कि प्रदूषण रहित है और उत्कृष्ट ईंधन के रूप में कार्य करता है। और हाइड्रोजन का उत्पादन जो है कि जल के तापीय पृथक्करण, प्रकाश अपघटन तथा विद्युत अपघटन के द्वारा जो है किया जाता है। अगला सवाल है कि जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है।
जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है कि दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है जल विद्युत ऊर्जा, वायु और परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जल विद्युत ऊर्जा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन से तो हमारी सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत की पूरी होती है। जीवाश्म ईंधन में वही आपका पेट्रोल, डीजल ये सब आ जाएंगे। तो उनके बाद अगर किसी का दूसरा नंबर आता है तो दोस्तों वो है जल विद्युत ऊर्जा का, क्योंकि वर्तमान में जो है कि जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। वो है आपका सौर ऊर्जा। उल्लेखनीय है कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में विद्युत ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता में सौर ऊर्जा का हिस्सा 15.1% और जल विद्युत ऊर्जा का जो है वो 11.5% है। और ऊर्जा का सहित ऊर्जा का जो है कि हिस्सा पवन ऊर्जा का जो हिस्सा वो है 10.2% और परमाणु ऊर्जा का जो हिस्सा है वो है 1.7%। तो जिस समय ये सवाल आया था दोस्तों उस समय जो है कि ऑप्शन ए को सही माना था, लेकिन अब अगर ये आएगा तो हम जो है कि सौर ऊर्जा को सही मानेंगे, मतलब ऑप्शन डी को सही मानेंगे। उस समय जो है कि ऑप्शन ए जल विद्युत ऊर्जा को सही माना गया था, लेकिन अब जो है कि जीवाश्म ईंधनों के बाद अगर भारत की ऊर्जा ज़रूरतों की सबसे ज़्यादा पूर्ति होती है तो वो सौर ऊर्जा से होती है। अब अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा के सामने दिया है ज्वारीय शक्ति, और वाणिज्यिक ऊर्जा के सामने दिया है तेल और गैस, और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के सामने दिया है जानवरों का गोबर, और गैर परंपरागत ऊर्जा के सामने दिया है सौर ऊर्जा। तो इसमें से जो मिसमैच जोड़ी हमें ढूंढना है कौन सुमेलित नहीं कर रहा है, तो दोस्तों वो पहला ही सुमेलित नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए प्राथमिक ऊर्जा किसी भी मानव निर्मित रूपांतरण या परिवर्तन से पहले प्राकृतिक संसाधनों में सन्निहित ऊर्जा है। और प्राथमिक ऊर्जा संसाधनों के जो उदाहरण हैं वो हैं कोयला, कच्चा तेल, धूप, हवा, बहती नदियाँ, वनस्पति, यूरेनियम, ये सब शामिल है, जबकि ऑप्शन ए सही सुमेलित इसलिए नहीं है। अब अगला सवाल है दोस्तों कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला उस समय हुआ रहा होगा, करंट की बात रही होगी, तो इस वजह से पूछा है। चंडीगढ़, दीव, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मतलब दीव। देखिए मार्च 2018 के प्रारंभ में जो है कि दीव पूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना, और 26 जनवरी 2020 को जो है कि केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली का विलय कर दिया गया। तो दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव ये दोनों मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिए गए हैं। तो उस समय दोस्तों जो है कि ये करंट की बात रही होगी कि 100% सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला कोई अगर केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज हुआ तो वो दीव रहा होगा, इस वजह से सवाल बन गया। तो अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है। पाइन, करंज, फर्न, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए एथेनॉल को जो है कि एथिल एल्कोहल भी कहते हैं, और इसका प्रयोग जो है कि हरित ईंधन के रूप में होता है। एथेनॉल किसी शर्करायुक्त पदार्थ गन्ने की शक्कर, सोरा, महुए का फूल आदि या स्टार्चमय पदार्थ से जो है कि प्राप्त होता है। और ये जो पाइन है, करंज है, फर्न है, इनसे भी जो है कि किण्वीकरण के द्वारा जो है कि एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। इसे हरित ईंधन स्रोत में शामिल करते हैं। दाता कि गन्ने से भी बायो एथेनॉल की प्राप्ति की जा सकती है, तो इसका उपयोग ईंधन के रूप में करके ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो इस वजह से दोस्तों जो है कि दिया है कि ईंधन का स्रोत नहीं है, तो ऐसी बात नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो हम ऑप्शन डी पे जा सकते हैं। जबकि क्योंकि इन पर जो है कि इनके द्वारा भी जो है कि कुछ मात्रा में एथेनॉल की प्राप्ति होती है, और जो कि एथेनॉल जो है यह हरित ईंधन में आता है। तो इनमें से कोई नहीं है, हमको लग रहा उचित वो होगा, और इसको जो है कि उत्तर नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप व्याख्या पढ़ेंगे तो व्याख्या से ऑप्शन डी ही समझ में आ रहा है कि वही सही है। अब अगला सवाल है दोस्तों कि जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है पृथ्वी, सूर्य, समुद्र, चंद्रमा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि सूर्य। देखिए पौधों के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी से नीचे दबे पड़े थे, या पौधों के द्वारा जो है कि पौधों के वे जीवाश्म जिनका उपयोग करके ईंधन के रूप में करते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। इनमें संचित ऊर्जा का परम स्रोत जो है वो सूर्य ही है, और सूर्य की ऊर्जा जो है ये जो है कि अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है। मतलब जो ये जीवाश्म ईंधन है ये अनवीकरणीय ऊर्जा के जो है कि संसाधन है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब। तो इनका जो है कि चरम स्रोत अगर पूछा है तो इनका परम स्रोत जो है दोस्तों वो सूर्य ही होगा। अब अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है वो पोल्यूशन नामक टॉपिक से है, जिनमें से पहला है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट जो है कि लागू किया गया 1973 में, 1975 में, 1977 में, 1979 में।
तो दोस्तों इसका देखिए वाटर सेस एक्ट जो है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977 को जो है कि 7 दिसंबर 1977 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी इसे दे दी थी तथा यह 1 अप्रैल 1978 से जो है कि संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। तो 77 में भले यह कानून जो है कि राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी इसे, लेकिन यह लागू होते होते इसे 1978 हो गया था। तो इस वजह से कोई विकल्प न देने की वजह से ये क्वेश्चन जो है कि इसका 78 न देने की वजह से कोई भी विकल्प इसका सही उत्तर नहीं माना जाएगा। ये 2013 का मेंस में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन कभी रिपीट कर सकता है। तो आप लोग याद रखिए कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट जो है, अगर यह लागू करने की तिथि पूछा है तो वो है 1 अप्रैल 1978 को, जबकि राष्ट्रपति महोदय की इसको सहमति मिल गई थी 1977 में ही। अब जो भी पूछे उनमें से आप जो है कि अपने हिसाब से जवाब दीजिएगा। देखिए, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुली ओजोन की मात्रा से, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। देखिए, बीओडी एक चीज़ होता है जिसको कहते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह जो कि जल प्रदूषण के मापने की प्रमुख इकाई होती है और कार्बन एवं कार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में जो है कि घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। मतलब जल में जितने अपशिष्ट होंगे वो उतना ऑक्सीजन को क्या करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। तो जिस वजह से जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये जल जो है कि ज़्यादा प्रदूषित है। और जो दोस्तों बीओडी का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है और ध्यातव्य है कि कार्बन अपशिष्ट जो होते हैं जैसे सीवेज की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर जो है कि बढ़ जाती है तथा O2 का उपयोग भी इसी के साथ बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और ऑक्सीजन की मांग बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध है। मतलब कि जैसे जितने ज़्यादा अपशिष्ट जल में होंगे तो वो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड होगी उनकी, जब मतलब जल में ऑक्सीजन उतनी कम होगी। तो इसी मांग को क्या कहते हैं, जैविक ऑक्सीजन मांग, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। अगला सवाल है दोस्तों कि एशियाई भूरा बादल एशियन ब्राउन क्लाउड 2002 अधिकांशतः फैला था। तो 2002 की ये कोई घटना रही होगी, उत्तराखंड में बना है। तो इसका दोस्तों बस जानते रहिए कि ऑप्शन सी सही है, दक्षिण एशिया में, और इसके हमको जो है कि व्याख्या से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। देखिए, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कि एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है जो कि रंगहीन तथा अति विषैली गैस होती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण सर्वाधिक हानिकारक है, ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही जवाब कार्बन मोनोऑक्साइड ही, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यधिक हानिकारक वायु प्रदूषक है। यह गैस जो कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से हमारे जुड़ जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण जो है कि रक्त की ऑक्सीजन, हमारा रक्त जो ऑक्सीजन को मतलब ले जाने का काम करता है और इसकी ले जाने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता हमारे रक्त की कम हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से जो है कि रक्त के हीमोग्लोबिन को संयुक्त हो जाती है। और तो इस वजह से जो है कि इसका पूछा है कि वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसलिए इसे दमघोटू गैस भी कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। तो इसका भी दोस्तों जो सही जवाब है वो कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, एक गैस से कितने सवाल बने हैं और वो भी लगातार 2006 में, फिर उसके बाद 2014 में, फिर 2003 में भी बना था उत्तराखंड में। तो दोस्तों कि मोटर कार तथा सिगरेट के अधूरे प्रज्वलन के कारण निकलने वाली जो रंगहीन गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक बना लेती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता है और यह मानव के स्वास्थ्य के लिए क्या करती है, हानिकारक रोल अदा करती है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस और ओजोन। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी। देखिए, वातावरणीय प्रदूषण जो है कि औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो SO2 तथा नाइट्रस ऑक्साइड जो होते हैं गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ जो है कि रासायनिक अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती हैं, जिसे जो है कि एसिड रेन भी कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी
हाँ, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? CFC, CH4 और ओजोन और SO2। तो इसका सही जवाब है SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। अब अगला सवाल है कि भोपाल गैस त्रासदी मिथेल आइसोसाइनेट MIC रिसाव की घटना हुई थी। जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी जहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, पूछा कि यह किस तिथि को यह घटना हुई थी। तो दोस्तों यह हुई थी 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर 1984 को जो है कि यह घटना हुई थी। भोपाल की यूनिट में जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिसाव होगा। एक कीटनाशक संयंत्र था जहाँ पर जो है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है दोस्तों कि भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था। तो वही इसका सही जवाब है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है और कॉपर, लेड, कैडमियम, मरकरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है लेड। स्वचालित वाहनों में जो है दोस्तों एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में जो है कि लेड का प्रयोग किया जाता है और धुएं के साथ विमुक्त ये लेड जो है कि सबसे अविषालु धातु प्रदूषक होते हैं और ये लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र ये सब जो है कि प्रभावित होते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो इसका सही जवाब है ऊष्मीय प्रदूषण का। नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग जो है कि प्रायः ऊष्मीय प्रदूषण का प्रमुख कारक है। विभिन्न उत्पादक संयंत्रों से में जो है कि विभिन्न रिएक्टरों से अतितापन के निवारण के लिए नदी एवं तालाबों में जल का उपयोग किया जाता है और शीतलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ये जो गर्म जल हुआ रहता है फैक्ट्रियों में, इसको जो है कि पुनः जल स्रोतों में गिरा दिया जाता है। इस तरह से क्या हो जाता है कि नदियों का जल जो है कि गर्म हो जाता है और अधिक ताप के कारण हानिकारक इनमें वृद्धि होती है, जिसे ऊष्मीय प्रदूषण भी कहा जाता है। अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, मरकरी, रबर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि रबर। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा जो है कि अपघटित हो जाते हैं और जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो इनमें से जो है कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, मरकरी इनका तेजी से इनका जो है कि निम्नीकरण नहीं हो पाता है, जबकि रबर का आसानी से हो जाता है। अब देखिए विविध नामक टॉपिक से इसके जो है कि हम देखते हैं कितने सवाल बने हैं। इनमें से पहला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। कारण बता रहा है कि वन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो दोस्तों इसका जो है कि ऑप्शन ए सही है, जो कि ये कह रहा है कि एक दोनों कथन और कारण एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। देखिए भारत में वन क्षेत्र का ह्रास जो है कि भारत के जनांकीय संक्रमण से डायरेक्ट इसका संबंध होता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण वन क्षेत्र पर दबाव बढ़ता है और कृषि, आवास, नगरीकरण, उद्योग आदि इनके कारण जो है कि वन क्षेत्रों को काटा जाता है और वन क्षेत्र में जो है कि वन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। सामान्यतः विकासशील क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के साथ वन क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, जबकि विकसित देशों में ऐसा नहीं होता है। तो पर्यावरणीय जागरूकता एवं वन क्षेत्रों के प्रति संवेदनशीलता के कारण विकसित देशों में जो है कि वन क्षेत्रों में वृद्धि देखी जाती है और हालांकि अधिकांशतः देशों में जनसंख्या वृद्धि वन क्षेत्रों को दुष्प्रभावित नहीं करती है, लेकिन विकासशील देशों में ऐसा होता है कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो वनों के ऊपर जो है कि उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? जेट्रोफा, जावा घास, रोसा घास और गुग्गुल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जेट्रोफा, क्योंकि जेट्रोफा जो है कि बायोडीजल की एक फसल है और जेट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा भी है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधक है। यह ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिसमें 27 से 40% तक जो है कि तेल होता है और जेट्रोफा का तेल जो है जेट्रोफा के तेल को जो है कि डीजल इंजनों में प्रयोग हेतु बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल, वह स्थान जहाँ पेरियार नदी उत्तर की तरफ बहती है, और भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र, और दूसरा है कि केरल में रॉकेट छोड़ने का केंद्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत का प्रथम अंटार्कटिक केंद्र, क्योंकि भारत का जो प्रथम अंटार्कटिक केंद्र है उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री और इसकी स्थापना हुई थी 1983-84 में। और दूसरा जो भारत का वहाँ पे अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है मैत्री, जिसकी स्थापना 1988-89 में हुई थी।
और जो तीसरा है दोस्तों जिसकी स्थापना 2012 के इर्द गिर्द हुई थी उसका नाम है भारती। तो ये तीनों आप याद रखिएगा। सबसे पहला जो है उसका नाम है अंटार्कटिका में भारत का जो सबसे पहला अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। दूसरा जो है उसका नाम है मैत्री और तीसरा जो है उसका नाम है भारती। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? सतत विकास, परमाणु निशस्त्रीकरण, पेटेंट संरक्षण और कृषि संबंधी परिधान। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सतत विकास, क्योंकि एजेंडा 21 सतत विकास का संबंध है। संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी स्वेच्छा से लागू की जाने वाली यह कार्य योजना भी है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। उनको कालक्रमानुसार जो है कि व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट हाथी, जैव विविधता अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर। तो दोस्तों देखिए इसमें वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम है ये आया था आपका 1972 में, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, और प्रोजेक्ट हाथी जो है 1991-92 में, और जैव विविधता अधिनियम जो है दोस्तों वो है आपका 2002 में। तो इस हिसाब से जब हम ऑर्डर लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा सबसे पहले तीसरा के बाद फिर हो जाएगा चौथा के बाद पहला के बाद दूसरा। तो इस तरह से हम देखेंगे हमारा ऑप्शन जो है कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम 1973 में है, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में है, और जैव विविधता अधिनियम जो है वो 2002 में है। अब अगला सवाल है दोस्तों कि प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? नाटक, महिलाओं का अधिकार, बच्चों का अधिकार और पर्यावरण सुरक्षा। तो दोस्तों ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है पर्यावरण सुरक्षा में। अब आप लोग जानकारी के लिए जानिए कि 2024 का जो टाइलर पुरस्कार है वो दिया गया है जोहान रॉकस्ट्रॉम को, और ये जो हैं वो जोहान रॉकस्ट्रॉम जो हैं जो टाइलर पुरस्कार 2024 का पाए हैं, ये पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च के निदेशक हैं। तो इस प्रश्न को आप जो है कि नोट कर लीजिएगा, क्योंकि टाइलर पुरस्कार अगर पूछा है कि किस क्षेत्र से में प्रदान किया जाता है तो अगली बार शायद ये पूछ ले इस एग्ज़ाम में कि 2024 का टाइलर पुरस्कार जो कि आपका पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, किस व्यक्ति को दिया गया है? तो उनका नाम है जोहान रॉकस्ट्रॉम। अब अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट स्थित है? नई दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, जोधपुर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि नई दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट जो है कि नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी। अब अगला सवाल है कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। तो देखिए दोस्तों ये बोर्डों की स्थापना से यहाँ पे सवाल बन रहा है। पिछला सवाल बना था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी इन्वायरमेंट स्थित है, तो पूछा था कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में था, लेकिन उसका भी सन आप याद रखिएगा 1980 में, क्योंकि अगर पूछ सकता है कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास की स्थापना कब हुई थी, तो उसका भी पूछ सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की स्थापना कब हुई थी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की स्थापना हुई थी दोस्तों 1980 में, जो कि नई दिल्ली में है। और आपका जो ये सवाल पूछा है कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1992 में। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा जो है कि 1992 में की गई थी। अब अगला है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे NGT कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी 2007 में, 2008 में, 2009 में, 2010 में। तो दोस्तों इसका विथ डेट आप याद रखिएगा, क्योंकि PCS का आई थिंक ये कोई एग्ज़ाम था जिसमें विथ डेट पूछ लिया था। तो वो डेट है आपकी 18 अक्टूबर सन 2010 को जो है कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत जो है कि पर्यावरण बचाव एवं वन संरक्षण तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार का प्रवर्तन और क्षतिग्रस्त व्यक्ति अथवा संपत्ति के अनुतोष और क्षतिपूर्ति प्रदान करना और इसमें जुड़े हुए मामलों का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए जो है कि किया गया है। तो याद रखिएगा आप लोग कि NGT की स्थापना कब हुई थी? 18 अक्टूबर सन 2010 को। पूछा है कि निम्नलिखित में से किस हरिकेन से सन 2012 में USA के उत्तर पूर्व में पूर्वी तटीय प्रदेशों को दुष्प्रभावित किया? तो 2012 में आप लोग बस इतना जानिए कि हरिकेन जो है कि USA के तट पर आने वाला जो चक्रवात होता है उसे कहते हैं। तो चक्रवातों के नाम अलग अलग जगहों पे पूछता है कि किस महाद्वीप में किस नाम से जाना जाता है, तो आप हरिकेन जानिएगा कि यहाँ USA में कहते हैं, और आपका जो चिनूक है, चिनूक चाइना में कहते हैं, और विली ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं, और भारत में तो उसे चक्रवात कहते ही हैं। और बाकी उस समय का था तो उस समय का कभी नहीं रिवीजन किया जाएगा। और जो करंट अफेयर में हम लोग हाल फिलहाल में आए हुए चक्रवातों को पढ़ेंगे तो वहाँ से, इसलिए इसकी व्याख्या करना बिल्कुल भी अनुचित है।
अब देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? लाइकेन, फर्न, मनी प्लांट, अमरबेल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लाइकेन। लाइकेन एवं मॉस जो होते हैं ये दोनों वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण जैविक सूचक होते हैं। यदि वातावरण में वायु प्रदूषण का विशेषकर सल्फर डाई ऑक्साइड की मात्रा जो है कि बढ़ जाती है तो लाइकेन समाप्त होने लगते हैं। और लाइकेन जो है ये कवक एवं शैवाल से मिलकर बने होते हैं जो पेड़ों के तने एवं चट्टानों आदि पर जो है कि पाए जाते हैं। और वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होने पर जो है कि मॉस समाप्त या कम होने लगते हैं। मॉस जो होता है दोस्तों ये मॉस बायोफ्राइटा समूह का एक सदस्य है जो चट्टानों एवं पेड़ों की सतहों पर जो है कि पाया जाता है। तो मॉस और लाइकेन ये दोनों ही जो है कि जैविक प्रदूषण के जो है दोनों ही जो है कि वायु प्रदूषण के जैविक सूचक हैं। याद रखिएगा, लाइकेन सबको याद रहता है लेकिन मॉस नहीं याद रहता है, तो मॉस भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगला सवाल है दोस्तों कि 2012 के जनवरी माह में कौन सा मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना था? तो 2012 में उस समय जो है कि असाधारण का कारण बना था आपका वायुमंडलीय प्रदूषण जो था ये था। तो उस समय की बात हो गई, तो अब उस पर विचार करना बिल्कुल भी गलत है। अब अगला सवाल है दोस्तों कि भारत सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? आर्गीमोन के बीज, पपीता के बीज, जीरा के बीज, धनिया के बीज। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आर्गीमोन के बीज, क्योंकि सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः आर्गीमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है। आर्गीमोन मेक्सिकाना मेक्सिको में पाई जाने वाली जो है कि पोस्ते की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से जो है कि ड्रॉप्सी नामक बीमारी फैल सकती है। अगला सवाल है दोस्तों कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल में निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन, हवा। तो इसका सही जवाब है वर्षा, क्योंकि वायुमंडल को वर्षा एवं ओस के द्वारा जो है कि धुआं, धूल एवं गैसीय अपशिष्ट पदार्थों से स्वच्छ किया जाता है। ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का व्यास जो है कि 2 माइक्रोन से कम होता है वे वर्षा द्वारा जो है कि वायुमंडल से स्वच्छ नहीं किए जा सकते हैं। जो कि 2 माइक्रोन से अगर बड़े रहेंगे तो वो स्वच्छ किए जा सकते हैं। अब अगला सवाल है दोस्तों, देखिए सूचियों का मिलान कराने को दिया है। मिशन और प्रारंभ करने का वर्ष दिया है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा मिशन। तो दोस्तों राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा मिशन जो है ये इसका दस्तावेज जो है कि 24 जून 2010 को हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 2010-11-12 में जो है कि के लिए इसकी मंजूरी मिल गई थी। तो इस तरह से हम देखेंगे तो और ये जो है दोस्तों 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर भारत सरकार की जो राष्ट्रीय कार्य योजना थी उसका शुभारंभ किया गया था। और इसके अंतर्गत जो है कि 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल थे जिनसे संबंधित दस्तावेजों को जो है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है कि समय समय पर अनुमोदित किया गया। और राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा मिशन जो है के दस्तावेज को 24 जून 2010 को हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है कि 2010 से 12 की अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। तो इसमें 2009 दिया है दोस्तों और 2010 कहीं नहीं दिया है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है कि चेकिंग के बाहर होगा, इसमें मिसमैच हो गया है, मतलब कि जो दिया है वो खुद ही नहीं मैच कर रहा है। और आगे दिया है कि राष्ट्रीय जल मिशन। तो दोस्तों जो ये राष्ट्रीय जल मिशन है, राष्ट्रीय जल मिशन को जो है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 6 अप्रैल 2011 को मंजूरी प्रदान की गई थी। तो इस तरह से इसका दूसरा ही सही हो जाएगा, मतलब कि 2011 सही हो जाएगा। और आगे दिया है राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी मिशन। तो दोस्तों जो है कि राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण मिशन जो है संपोषण मिशन के एक्शन प्लान को जो है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 24 फरवरी 2014 को जो है कि मंजूरी दी गई थी। तो इसका भी जो है कि 2014 याद रखिएगा। राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण जो है ये दोस्तों जो है कि 2016 की मुख्य परीक्षा में पूछा है। तो ऐसे सवाल काफ़ी कठिन हो जाते हैं, लेकिन अगर इनमें से 1-2 ऑप्शन भी हमें याद रहें और किसी और योजना को जोड़ करके जो है कि पूछा तो शायद हम प्रश्न को टैकल करने की औकात में रहते हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण मिशन आप याद रखिएगा कि इसको जो है कि 6 अप्रैल 2011 के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। और इसके बाद है दोस्तों कि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जो है, तो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन यहाँ पे दिया है 2008 को एक्सेप्ट हुआ था, जबकि ये लागू हुआ था 23 सितंबर 2010 को। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन को जो है कि प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद के द्वारा 23 सितंबर 2010 को मंजूरी प्रदान की गई थी। तो इस तरह से दोस्तों अगर हमें संशोधित करना होगा, देखिए दोस्तों क्या है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है कि
ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 6 अगस्त 2014 को इसको मंजूरी प्रदान की गई थी। ये पहला वाला जो है कि राष्ट्रीय समर्थित ऊर्जा क्षमता मिशन को, परंतु जो है कि राष्ट्रीय समर्थित ऊर्जा क्षमता मिशन को सर्वप्रथम 2009 में जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद के द्वारा मंजूरी दी गई थी। तो इसका 2009 भी आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय समर्थित ऊर्जा क्षमता मिशन जो है ये आया था आपका 2009 में, और राष्ट्रीय जल मिशन ये भी 2011, इसका भी याद रखिएगा। और राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण मिशन ये भी याद रखिएगा 2014, और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जो दोस्तों ये 2008-9 होकर के ये 23 सितंबर 2010 को इसको जो है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी। तो इनमें से यही एक वाला डी वाला जो है कि मिसमैच है, बाकी सब जो है कि मैच कर रहा है। तो इस वजह से ये विकल्प जो है कि अभी देखिए कूट नीचे दिया होगा, तो जब विकल्प ही गलत दिया है तो क्या हम कूट मिलाएंगे। तो बस आप जानकारी के लिए याद रखिएगा जो हमने बताया कि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन ये 23 सितंबर 2010 के द्वारा इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली थी, और बाकी राष्ट्रीय हरित पारिस्थितिकी संपोषण को 2014, राष्ट्रीय जल मिशन को जो है कि 2011, और राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन को 2009। अब अगला सवाल है दोस्तों, को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और वर्ष। देखिए वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। फिर उसके बाद है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम है। फिर जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है। तो दोस्तों हम इसका आपको बता दे रहे हैं, वन संरक्षण अधिनियम जो है ये 1980 में पारित हुआ था, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये आया था 1986 में, और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम ये 1981 में, और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम दोस्तों ये 1974 में। तो इस हिसाब से जब हम कूट मैच कराएंगे दोस्तों जो हमने बताया, तो उस हिसाब से ऑप्शन डी हमारा जो है कि सही हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में जो है कि प्रथम बायोटेक पार्क की स्थापना लखनऊ में की गई है। इसकी नींव 21 मई 2003 को रखी गई थी। इसके द्वारा जो है कि निम्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया, जैसे कौन कौन से क्षेत्र, स्वास्थ्य देखभाल और कृषि बागवानी और पर्यावरण औद्योगिकी अनुप्रयोग एवं ऊर्जा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, 5 जून को और 14 नवंबर को और 15 अगस्त को। इसका सही जवाब दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित देशों में से कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। फ्रांस, इटली, सिएरा लियोन, सिंगापुर। तो इसका सही जवाब है सिएरा लियोन। अगला सवाल है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है हैदराबाद, जोधपुर में, अहमदाबाद में, बंगलौर में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जोधपुर में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कि जिसको CAZRI कजरी भी कहते हैं, ये जोधपुर राजस्थान में स्थित है। अब अगला है रामसर कन्वेंशन संबंधित है जलवायु परिवर्तन से, कीटनाशक प्रदूषण से, ओजोन परिक्षरण से, आर्द्रभूमि संरक्षण से। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आर्द्रभूमि संरक्षण से। देखिए रामसर अब समय जो है ये जिसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं, यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में अवस्थित एक नगर है। यह कन्वेंशन दोस्तों जो है कि रामसर में 2 फरवरी 1971 को हस्ताक्षरित हुआ था तथा 21 दिसंबर जो है कि 1975 को प्रभावी हुआ था। इसलिए जो कि आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को भी मनाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों 2 फरवरी को ही मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है। देखिए ये काफ़ी गहराई में जाके सवाल पूछा है तो सभी भारत में ही। होकेरा आर्द्रभूमि, पॉइंट कैलेमरी वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। उसके बाद है कि मोरीरी झील, वुलर झील। तो है तो सभी भारत में दोस्तों, लेकिन देखिए स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच जो संक्रमणशील भूमि होती है, जहाँ पर आमतौर पर सतह होता है और उथला पानी भरा रहता है, उसी को आर्द्रभूमि कहते हैं। तो जो होकेरा आर्द्रभूमि है और वुलर झील है, यह जो है कि दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में है। कौन कौन, वुलर झील और पहला वाला आपका होकेरा आर्द्रभूमि। ये कहाँ है, केंद्रीय ये जो है कि आपके केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में है। और तसोमरोरी झील जो है ये भी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। तो इस तरह से तसोमरोरी झील, वुलर झील और आपका होकेरा आर्द्रभूमि ये सब जो है कि यूनियन टेरिटरीज में है। लेकिन ये जो पॉइंट कैलीमेरे
वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य है दोस्तों, ये हमारे तमिलनाडु में है। तो सवाल देखिए, अब ध्यान से पढ़िए। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है। तो ये जो किसी राज्य शब्द दे दिया है, यही हाईलाइट है दोस्तों। तो ये आपका पूर्णतः, अगर पूर्ण राज्य के दर्जे के हिसाब से देखेंगे तो पॉइंट कैलीमरी वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य जो है यही तमिलनाडु राज्य में है, बाकी सब जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों में है। तो इस हिसाब से जो है कि ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है दोस्तों कि प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ। ह्यूरोनियन युग में, कार्बोनिफेरस में, प्लीस्टोसीन युग में और लिटिल हिम युग में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है प्लीस्टोसीन युग में। देखिए, प्लीस्टोसीन युग के विभिन्न समयों में स्थल का अधिकांश भाग हिम चादर द्वारा आच्छादित हुआ था और परिणाम स्वरूप क्या है कि हिमनद के अपरदन तथा निक्षेप द्वारा कई नए नए स्थल रूपों का विकास हुआ और पूर्व निर्मित स्थल रूपों में परिवर्तन तथा सुधार हुए और सागर तल में महान परिवर्तन हुए और स्थल भागों में अवतलन तथा उत्थान हुए तथा सागरीय जीव भी पर्याप्त रूप से प्रभावित हुए। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत एवं एशिया का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र NDRC की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है। हरिद्वार। 2017 का सवाल है, तो अब तक हो चुकी होगी। अब विकल्प है कि हरिद्वार, पटना, वाराणसी, भागलपुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पटना। कि भारत एवं एशिया के प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र ADRC की स्थापना जो है कि पटना में गंगा नदी के तट पर की जा रही है, तो अब तक हो भी चुकी है। अगला सवाल है दोस्तों कि खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम होता है, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों उपर्युक्त सभी। देखिए, किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित अवधि तक फसलों को इस प्रकार हेर फेर करके बोना जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखकर अधिक उत्पादन किया जा सके, फसल चक्र कहलाता है। और फसल चक्र के जो लाभ हैं वो हैं कि खेती की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, पोषक तत्वों तथा नमी का संतुलन बना रहता है और दलहनी फसलों से मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है और भूमि में जैव पदार्थ की पर्याप्तता बनी रहती है और खरपतवार, कीटों तथा रोगों का नियंत्रण रहता है। फसलों की अधिक पैदावार होती है और फसल उत्पादों की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है और उपलब्ध संसाधनों का जो है कि दक्षतापूर्ण उपयोग होता है। तो इतने सब जो है कि फ़ायदे हैं उसके, आपके फसल चक्र के। और अगला और इस आज के सेशन का आखिरी सवाल है और इस तरह से पूरे जो है कि पर्यावरण का समापन हो जाएगा। जितने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के विगत वर्षों के परीक्षाओं में पूछे गए हैं, 2 ही वीडियो में सारे जो है कि क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है कि मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। F.E. क्लेमेंट्स, C.C. पार्क, D.V. अगर और S.J. गूल्ड। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, F.E. क्लेमेंट्स। देखिए, मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कि F.E. क्लेमेंट्स ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में एक समुदाय उच्चतम स्तर पर विकसित समुदाय होता है जबकि उसकी और अन्य समुदाय विकसित हो रहे होते हैं। तो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, मोनोक्लाइमेक्स या एकल चरम सिद्धांत। तो दोस्तों आज का सेशन समाप्त हुआ और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।